हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10 एसएसटी में हम पढ़ रहे थे शोषण के प्रकार और हमने वस्तु से संबंधित शोषण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेवा से संबंधित शोषण। किस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण सेवा से संबंधित हो सकता है या जिन सेवाओं के लिए मूल्य अर्जित करता है, पे करता है, वो सेवाएं जब नहीं प्राप्त होती है तो किस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण होता है। इसमें पहला है समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवा ना मिलना। इसमें दो बातें हैं। पहला तो समय, जैसे मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन मंगवाई और वो मेडिसिन आज शाम को आपको मिलनी थी, 2 घंटे बाद मिलनी थी, वो समय पर अगर नहीं मिलती है तो उसका किसी प्रकार का कोई यूज नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बस के लिए जाते हैं, बस का आपका टाइम फिक्स है, कितनी बजे बस मिलनी चाहिए, इतनी बजे प्लेन मिलनी चाहिए, आपका नेक्स्ट जो गंतव्य स्टेशन है वहां आपका टाइम पहुंचने का है, लेकिन वो यदि उस समय पर नहीं मिलती तो उसका कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए समय पर काम होना बहुत जरूरी है। यदि समय पर काम नहीं होता है तो वो किस में आएगा? सेवा दोष में कहलाएगा और ये उपभोक्ता का एक प्रकार से क्या है? शोषण है। दूसरा, गुणवत्ता, क्वालिटी भी होनी चाहिए। समय पर किसी भी काम की क्या होनी चाहिए? क्वालिटी भी मिलनी चाहिए। बहुत सारी चीजों में क्वालिटी कंप्रोमाइज होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बिल्डर को काम दिया है, किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी में यदि एडजस्टमेंट हो गया है तो वो भी क्या है? सेवा दोषी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बेड बनवाया, फर्नीचर बनवाया, किसी प्रकार का कोई डेकोरेटिव करवाया, उसमें काम तो उसने समय पर किया लेकिन क्वालिटी वाला नहीं किया, जितने पैसे उसने लिए उसके मुकाबले कमजोर गुणवत्ता का किया, तो ये भी क्या कहलाता है? सेवा दोष कहलाता है। इसीलिए जो भी आपको सेवाएं दी जा रही हैं, पैसे लेकर, कीमत लेकर, पूरा पे करवाकर, उन सेवाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा होना बेहद जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये किस में आता है? सेवा दोष का एक प्रमुख उदाहरण है। उपभोक्ता इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। आजकल आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट साइन करते हैं आपसे। एग्रीमेंट क्या होता है? एक समझौता होता है, एक लेटर होता है जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसमें दोनों पक्ष होते हैं, काम करने वाला और काम कराने वाला। उसमें पूरी डिटेल्स होती है, यानी कि आज दिनांक इतनी इतनी तारीख से इतनी इतनी तारीख के मध्य ये काम होना है, इस प्रकार से होना है, ये इसमें मटेरियल लगेगा, इतने दिन में लगेगा, ये डेकोरेटम होगा, इस प्रकार से इसमें खर्चा आएंगे, इतना पैसा पहले भी दिया जाएगा, इतना पैसा बीच में दिया जाएगा और इतना काम कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा। यदि ये नहीं करता है तो उसकी शर्तें भी लिखी होती हैं कि ये पेनल्टी हो सकती है, हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, सारी शर्तें उसमें लिखी होती हैं। और ये राइटिंग में एग्रीमेंट बहुत जरूरी होने लग गया है, क्योंकि ये किस प्रकार से मुक्ति दिला सकता है? सेवा क्षेत्र में हुए गए शोषण से मुक्ति दिला सकता है। फिर सेवा का असुरक्षित और दोषपूर्ण होना। कई बार क्या होता है कि आपने पेमेंट कर दिया, आपको सेवा भी मिल गई, लेकिन वो सेवा दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है। जैसे मान लीजिए आपने विद्यालय का चयन किया, हॉस्पिटल का चयन किया और ऐसे समय में कहीं ना कहीं जो कार्य आपको मिलना चाहिए था, जो सेवा मिलनी चाहिए थी, विद्यालय में आपको वो सेवाएं नहीं मिली। आपको ध्यान रखना है, विद्यालय के बोर्ड या विद्यालय के गेट एड्रेस पर लिखा हुआ है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, यानी कि ज्ञान के लिए आप इसमें आए और सेवाएं लेकर जाएं। तो विद्यालय भी क्या देता है? सेवा देते हैं। डॉक्टर, वकील, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। यदि सेवा असुरक्षित है तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं है। जैसे हेयर कट आज के टाइम में असुरक्षित है, कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसी चीजें यहाँ पर हमें खतरा हो सकता है, असुरक्षा का भाव हो सकता है। ऐसी चीजों में भी क्या है? शोषण है। अभी जैसे मान लीजिए किसी काम के लिए आप जा रहे हैं और वो ऐसे समय आपको बुलाए जो असुरक्षा का हो सकता है, मिडनाइट हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या कर देगा? असुरक्षित बनाएगा। और वो असुरक्षा, आपको सेवा तो वो दे रहा है लेकिन कैसे क्षेत्र में दे रहा है? असुरक्षित क्षेत्र में दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की जगह हानि पहुंचाएगी।
दोषपूर्ण, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, वस्तु वाले में भी आया था। बहुत सारी सेवाओं में दोष पाए जाते हैं। आपने देखे होंगे एक बहुत बड़ा सेक्टर है होटल सेक्टर, ये सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें आपने देखा होगा बहुत लग्जरी होटल जो बहुत स्टैंडर्ड के बहुत अच्छा चार्ज करते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। चादर से इनके धुए हुए नहीं होते हैं, कारपेट जो नीचे होते हैं उसमें कॉकरोच टाइप बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और इवन अगर आप उठा के देखेंगे तो बहुत भयंकर स्थिति इनकी होती है। ये उन होटल्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत नामी गिरामी है। तो ये क्या है, दोषपूर्ण सेवा है। जैसे आप किसी होटल्स में गए, वहाँ के रूम साफ नहीं है, पिलो वगैरह जो है वो साफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसी सेवा में क्या मिल जाता है, दोष मिल जाता है। आप कहीं खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट, वो भी सेवा क्षेत्र का ही है। आपको पहले की बनी हुई सब्जी खिला दी जाती है, या यूं कहें बासी रोटी आपको परोस दी जाती है, या यूं कहें बहुत प्रकार के इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट आपके साथ हो सकती है। तो ये सेवा में क्या है, दोष का ही उदाहरण है। लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना, कई बार ऐसा होता है कि सेवा क्षेत्र में लाभ की बजाय आपको क्या होता है, हानि पहुंचती है, और लाभ की जगह हानि के कारण कहीं ना कहीं वो चीज जो हमें वास्तव में फायदा पहुंचानी चाहिए थी, वो क्या पहुंचाने लग जाती है, नुकसान पहुंचाने लग जाती है। लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना, कई बार क्या होता है कि आप कोई सेवा ग्रहण करना चाह रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपको वो सेवा से लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन लाभ की बजाय मिलने क्या लग जाता है, हानि मिलने लग जाती है। जैसे आपने देखे होंगे कॉस्मेटिक आइटम्स, जिसमें ब्यूटी क्रीम्स हैं, स्किन से संबंधित हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपने लाभ के लिए खरीदी थी, बेनिफिट्स के लिए खरीदी थी, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपकी स्किन को खराब कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स भी सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हैं, आपके लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। बाद में जब कंप्लेंट्स होती है, जांच होती है, तो डॉक्टर दोषी पाया जाता है। तो ये भी क्या है, लाभ के स्थान पर क्या पहुंच गया, हानि पहुंच गया। ऐसे क्षेत्र जहां हम लोग किसी लाभ के वश पेमेंट करके, पैसा करके और वहां जाते हैं, और वहां लाभ प्राप्त करने की बजाय हमें क्या प्राप्त होती है, हानि। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं सेवा क्षेत्र से संबंधित। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षति पहुंचाना, बहुत जगह ऐसी है, इनमें सारी चीजें हमने देख ली हैं। शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी कारण से, मेडिकल सिस्टम से हो सकती है, होटल्स वगैरह में हो सकती है, किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट्स की वजह से हो सकती है, और ये लापरवाही है। सेवा में क्या है, लापरवाही है। मानसिक पीड़ा हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप किसी फंक्शन में जा रहे थे और आपको एक टैक्सी करनी, आपने एक टैक्सी बुक कर ली और वो टैक्सी टाइम पर नहीं आई, तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना जो आपको होगी उसमें शामिल ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान आपको पहुंचाएगी। तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक नुकसान होने पर कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। और ये सब शोषण किस प्रकार का है, सेवा क्षेत्र का है। हम आगे देखें तो उपभोक्ता के शोषण की बात हमने कर ली थी, वस्तु माल के शोषण का हमने देखा, सेवा क्षेत्र में से शोषण का हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं उपभोक्ता के राइट्स कौन कौन से हैं, अधिकार कौन कौन से हैं, और वो शोषण से किस प्रकार से बच सकता है। यानी कि जब उसको शोषण का सामना करना पड़े तब वो कौन से अपने अधिकार रख सकता है, कौन से वो अपनी बातें हैं जिनके आधार पर वो उनके खिलाफ जा सकता है जो उसके साथ शोषण कर रहे हैं, या उनके साथ जो शोषण हुआ है उनके खिलाफ आवाज उठा सकता है। माल विक्रय अधिनियम 1930। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले वस्तु सेवा से संबंधित अंग्रेजों के टाइम, आजादी से पहले जो अधिनियम बना वो बना माल विक्रय अधिनियम 1930। इसमें बहुत सारे नियम तय किए गए थे, अपने किसी काम का नहीं है, सिर्फ अपने को नाम याद रखना है। माल विक्रय अधिनियम कब बना था, 1930 में बना था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, सिंगल लाइन भी, और आपको याद भी होना चाहिए, बड़ा सवाल भी यहाँ से आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
पर टिप्पणी लिखें। या ये भी पूछ सकता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कुल धाराएं कितनी हैं, 6 धाराएं हैं। ये भी आपको बहुत ध्यान से रखना है। अब यहाँ सवाल क्या क्या बने। पहला सवाल तो ये, उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो ये सारे अधिकार किसके विरुद्ध हैं, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध संरक्षण के हैं। एक बात। दूसरी बात, माल विक्रय अधिनियम कब बना, 1930 में बना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, 1986 में बना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कुल धाराएं कितनी हैं, 6 धाराएं हैं। या यूं आ सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की व्याख्या कीजिए। तो ये 6 बातें आपको डिटेल से बतानी होंगी। पहला है परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण। इसका अर्थ सीधा हम समझते हैं, जीवन, माल, सेवा की सुरक्षा। यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं मिले जिससे हमारे जीवन को संकट पहुंच सकता है, हमारे जो माल है उसको नुकसान पहुंच सकता है, या सेवा जो हमें मिले बेस्ट क्वालिटी की मिले। इन तीनों चीजों में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, हमने किसी सेवा को लिया, माल को लिया, उससे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, माल हमारी जो परिसंपत्ति है या हमने जो वस्तु खरीदी थी वो खराब आ गई। सेवा में बहुत सारी चीजें आती हैं, विद्यालय आता है, हॉस्पिटल आता है, बस ट्रेनें आती हैं, मूवीज, सिनेमाज वगैरह आते हैं, आपके बहुत सारी चीजें सेवा में आती हैं। इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा उपभोक्ता न्यायालय जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो धारा है, दूसरा जो कानून है, सूचना का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअल भी पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सूचना के अधिकार की मांग सबसे पहले राजस्थान में ही हुई थी। अभी इसकी डिटेल में जाने का आपको कोई औचित्य भी नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई कहा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप ध्यान रखना, एक शब्द आपने और सुना था, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को हमने कंप्लीटली पढ़ा था, 1 अप्रैल 2010 से लागू है। शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात वो करता है। सूचना का अधिकार, आई यानी इंफॉर्मेशन और ई यानी एजुकेशन। अंतर है दोनों में, ध्यान रखना। एक है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, दोनों में अंतर है। हमें क्या पढ़ना अभी, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार दिया गया। और इसका जो स्लोगन था वो था जागो ग्राहक जागो। इसका जो स्लोगन था, आप जानते हैं हर चीज का एक स्लोगन होता है। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है और राजस्थान टीम का जो मेन स्लोगन है, मोटिवेशन स्लोगन है, वो है हल्ला बोल, आपने देखा होगा। और सूचना के अधिकार का स्लोगन क्या था, जागो ग्राहक जागो, यानी कि ग्राहक की जागृति होना बहुत जरूरी है। ग्राहक अपने अधिकारों को जानेगा तो वो सही वस्तु का चयन कर सकता है। अब ग्राहकों के अधिकारों की बात हम करते हैं, सूचना के अधिकार की बात हम करते हैं। सूचना का अधिकार सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई कि राजस्थान की एक जगह का नाम मैं आपको बताकर उसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि अपने किसी काम का नहीं है। सूचना का अधिकार डिटेल से हम पढ़ेंगे अगर आगे सिलेबस में हमारे कहीं इसका और जिक्र होगा तो। सूचना के अधिकार की हम बात करें तो एक पंचायत में आपात राहत कार्य चलता है नरेगा के तहत, और आपात राहत में अकाल से संबंधित कार्य होते हैं। आप जानते हैं आपात राहत में ग्राम पंचायत में बहुत सारे छोटे छोटे कार्य होते हैं। इन कार्यों को ग्रामवासियों से करवा लिया गया, लेकिन वेतन नहीं दिया गया। कहानी को आप समझना। सबसे पहले क्या हुआ, अकाल की सामग्री, अकाल से संबंधित कार्य होते हैं, उन कार्यों का यूं कहें बैकग्राउंड तैयार होता है और कार्य पूरे भी कर लिए जाते हैं। कार्य पूरे हो गए, अकाल राहत का काम भी हुआ, लेकिन जो पेमेंट होना था वो पेमेंट नहीं हुआ, उसमें कालाबाजारी होती है। उसके विरुद्ध एक कहीं ना कहीं क्या कहा गया, एक आंदोलन खड़ा होता है राजस्थान में। और वो आंदोलन इसलिए खड़ा होता है कि हमें ये जानकारी दी जाए कितने लोगों ने काम किया, कितने लोगों को पेमेंट मिली, कितने लोगों को नहीं मिली। तो
तो इसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ मामला उठता है और फिर धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता हुआ चला जाता है और लास्ट में 2005 में नया कानून बनता है जिसे हमने क्या कहा, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। इससे पहले भी 2 कानून बन चुके थे। एक कानून बना था सूचना का अधिकार से संबंधित 2004 में, जो भी वैलिड नहीं रहा। 2004 में बना, उसको लागू कब किया गया, 2005 में। पहले इससे पहले कानून बना था 2002 में इसी से संबंधित, लेकिन वो कानून पर्याप्त नहीं था, उचित नहीं था, सही नहीं था, इसीलिए उसको कमजोर कानून का करार देकर उसे साइड कर दिया गया। तो सूचना के अधिकार से संबंधित ये सारी जानकारी अपने यहाँ हो गई है। अब सूचना के अधिकार के तहत हम चलते हैं मार्केट और हम जानते हैं कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार, आप किसी भी दुकान पर, जिसके पास लाइसेंस है, जिसने मार्केट में दुकान खोल रखी है, आप जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। किसी भी दुकान पर आप बाजार में जा सकते हैं, उसको कोई भी वस्तु जो उसकी दुकान में उपलब्ध दिखाने के लिए कह सकते हैं, एक नहीं बहुत सारी वस्तु दिखाने के लिए कह सकते हैं और दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता। पहला अधिकार। बहुत सारे दुकानदार इरिटेट हो जाते हैं, दिखाने की बात नहीं करते और बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपको जानने का हक है। दूसरा, आप जिसकी चाहे जितनी बार चाहे डिटेल ले सकते हैं और ये आपका ओपिनियन है, आपका मत है, आप उस वस्तु को लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्लियर कट है कि जब तक उपभोक्ता कन्विंस नहीं होता, उपभोक्ता पूरी तरीके से सहमत नहीं होता, उसे वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तो ये आपके अधिकार हैं। बिल मांगना आपका अधिकार है, वस्तु की क्वालिटी चेक करना आपका अधिकार है। बहुत बार आपने देखा होगा कि उपभोक्ता के साथ गंदा व्यवहार किया जाता है। जब वस्तु आप खरीदने जाते हैं बहुत वीआईपी ट्रीट मिलता है, लेकिन आप जब चेंज कराने जाते हैं तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन आप में लगा दिए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि आपने पक्का बिल नहीं लिया था। यदि आपने पक्का बिल लिया होता तो उपभोक्ता के राइट्स के अनुसार उसे 10 बार चेक करके चेंज करके देना पड़ेगा और उस वस्तु के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। उपभोक्ता का शोषण इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार अच्छे से जानता है कि इसने पक्का बिल नहीं लिया था, अब ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए वो क्या देते हैं, आपको कच्चा बिल देते हैं और कच्चा बिल सीधा उनके काली कमाई में जुड़ जाता है। अगर आप कानूनी कार्रवाई करना भी चाहें तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये आपके अधिकार हैं। प्रतिस्पर्धा मूल्यों को प्राप्त करने का हक। अब ये प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। आप जानते हैं कि बाजार में एकाधिकार नहीं होना चाहिए कि जैसे एक ही दुकान हो, उसी से आपको खरीदना हो तो वो दुकानदार अपनी कीमत बढ़ाते हुए चला जाएगा, लगातार आगे बढ़ता हुआ मामला रहता है। ऐसे में एकाधिकार नहीं होना चाहिए, एक चीज पर किसी पर अधिकार नहीं होना चाहिए। इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कंपटीशन का बाजार बनाना चाहिए। सब में क्या होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा भी किस प्रकार की होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उसका फायदा क्या होगा कि उपभोक्ता को ज्यादा फायदा पहुंचता है। जैसे परचूनी की दुकान की बात करें तो परचूनी की 10 दुकानें होंगी तो ग्राहक आराम से सुन सकता है कि मेरे लाभ की वस्तु कौन सी है और मैं कौन सी दुकान से इसे सस्ते में प्राप्त कर सकता हूं। तो बाजार में एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ये भी किसका अधिकार है, उपभोक्ता का अधिकार है। यदि ऐसा हो रहा है तो उसे रोकने का प्रयास किया जा सकता है, ये आपको अधिकार दिया गया है। आप चुन सकते हैं, कंपटीशन में मार्केट में रेटें चेक कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आपको बतानी ही होंगी और आप एक नहीं 10 दुकानों पे भी रेटें चेक कर सकते हैं। उचित फोरम के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। आप ये भी जानते हैं जब शोषण हो जाता है या आपके साथ कोई भी किसी प्रकार की वस्तु सेवा में कोई दोष पाया जाता है तो आप किसी भी मंच पे, जिस मंच के लायक वो मामला है, जैसे हमारे उपभोक्ता की क्राइटेरिया भी 20,000 है, 1 लाख है और फिर उससे ऊपर का है, फिर अलग अलग भी है, 20 लाख है, 1 करोड़ है और फिर अनलिमिटेड भी है। तो ये उपभोक्ता के क्राइटेरिया बना रखे हैं कि कितनी राशि का उपभोक्ता शोषण होने पर कहां कौन सी अदालत में जाया जाएगा, उसको भी हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो यदि कोई गलत काम होता है, शोषण होता है किसी भी प्रकार का उपभोक्ता के साथ, तो वो उसकी कंप्लेंट्स कर सकता है। अभी एक
मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी है ऑनलाइन मार्केटिंग की, उसने कहीं ना कहीं पैकिंग खाना दिया और वो उसमें बैक्टीरिया लगे हुए थे, कीड़े पड़े हुए थे, उसको उसने डिलीवर कर दिया। उपभोक्ता ने जैसे ही पैकिंग खोली, वीडियो बनाया और उसमें से गंदी मिठाई का वीडियो वो वायरल हो गया। कहीं ना कहीं देखें बहुत भयंकर तरीके से उसका विरोध हुआ। अब इसमें गलती किसकी? ऑनलाइन ऑर्डर पहुंचाने वाली कंपनी की या मालिक की, जिसने वो स्वीट्स की दुकान रखी थी, वो फूड्स की दुकान रखी थी? इसमें फूड्स की दुकान वाले की गलती सीधा नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी भी इसमें गलत है। ऐसी कंपनी को ये चेक करना चाहिए कि कहाँ से हम ले रहे हैं, क्या वो सही भी गुणवत्ता दे रहा है या नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ कंपनी का नाम भी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। अनैतिक शोषण के विरुद्ध पारितोषिक प्राप्त करने का अधिकार। कई बार आप देखते हैं कि मेंटली हरेसमेंट होता है, फिजिकली हरेसमेंट होता है, या यूं कहें बहुत सारे प्रकार के हमारे शोषण होते हैं। ऐसे समय में हम लोग कंपनसेशन का कर सकते हैं, मुआवजे की मांग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी उपभोक्ता को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई सेम फॉर्मेट में तो नहीं हो सकती, पैसे के जरिए हो सकती है, वस्तु दोबारा दिलाकर हो सकती है, या बहुत प्रकार के और भी कंपनसेशन होते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो यदि उपभोक्ता का किसी भी प्रकार का शोषण हुआ है तो वो डिमांड कर सकता है। जब हम कंप्लेंट करते हैं उपभोक्ता फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में, तो वो हमसे जानता है कि आपने वस्तु कब खरीदी, उसकी एक्सपायरी डेट कब थी, उसका बिल का नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन में देनी होती है। बिल की फोटोकॉपी देनी होती है। इसके बाद आखिर में ये भी आपसे पूछा जाता है कि आप अब क्या चाहते हैं, नई वस्तु आपको दिला दी जाए सेम फॉर्मेट की, आप अपना पैसा चाहते हैं या क्या चाहते हैं, उसमें डिमांड्स आपकी लिखनी होती हैं। तो आपका जब शोषण हो जाता है तब आपको कंपनसेशन की बात भी की जाती है। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, ये तो सिंपल है कि उपभोक्ता को सारी जानकारी पाने का अधिकार है और शिक्षा यानी कि जागृति के भी अधिकार उसको दिए गए हैं। तो उपभोक्ता के 6 धाराओं में अधिकार हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना, ये 6 की 6 धाराएं आपको याद होनी चाहिए।